नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी तैयारी चली हुई है टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हम अपना टॉपिक कर रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। पिछली क्लास में हमने किया हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। पिछली 2 क्लासों में हमने हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण कर रहे हैं। तो इससे हम आगे बढ़ते हुए हम करते हैं अगले साहित्यकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में कि इन्होंने डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार से किया। अपनी ग्रंथ हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास, इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इस ग्रंथ के अंतर्गत इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार से किया, किस प्रकार से उन्होंने नामकरण दिया और कितनी समय सीमा रखी। इस प्रकार हमने पहले शुरुआत की थी जॉर्ज ग्रियर्सन से कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया था, लेकिन आलोचकों ने उनके अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण मान्य नहीं किया और उसके बाद प्रयास किया मिस्र बंधुओं ने 5 भागों में काल विभाजन किया। उसके बाद पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जाने माने इतिहासकार। हिंदी साहित्य में इनके बगैर तो कुछ आज तक हुआ नहीं है। इन्होंने अपना हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का जब अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जो लिखी, उसके अंतर्गत इन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा था। पहला आदिकाल, जो कि हम पिछली क्लास में अच्छे से समझकर पढ़ चुके हैं। दूसरा इन्होंने दिया आदिकाल को इन्होंने दोहरी नामकरण की प्रवृत्ति अपनाई थी, वीरगाथा काल। फिर इन्होंने दिया पूर्व मध्यकाल, जो कि भक्ति काल। तीसरा इन्होंने दिया उत्तर मध्यकाल, जो कि रीतिकाल रहा। और चौथा इन्होंने दिया आधुनिक काल। जो कि इन्होंने गद्य काल नाम दिया। इस तरह इन्होंने दोहरी नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा। आदिकाल, जिसका नाम वीरगाथा काल भी रखा, पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, गद्य काल। इस प्रकार इन्होंने आदिकाल की समय सीमा 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत है भाई, ये विक्रमी संवत। पूर्व मध्यकाल की समय सीमा इन्होंने 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक मानी। उसके बाद इन्होंने उत्तर मध्यकाल की 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक मानी। इसके बाद इन्होंने आधुनिक काल की बात करें तो इन्होंने आधुनिक काल की समय सीमा 1900 विक्रमी संवत से लेकर अब तक आगे तक मतलब मानी। इस प्रकार हमने पिछली क्लास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम अपने अगले आचार्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी साहित्य के कालखंड को 5 भागों में बांटा। कौन कौन से 5 भाग? संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। संधि काल के अंतर्गत इन्होंने समय सीमा क्या रखी?
750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत। लगभग सभी आचार्यों ने विक्रमी संवत के अनुसार ही समय सीमा रखी है। दूसरा, चारण काल के अंतर्गत इन्होंने 1000 विक्रमी संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत। भक्ति काल के अंतर्गत इन्होंने 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत। रीति काल के अंतर्गत 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल के अंतर्गत इन्होंने 1900 विक्रमी संवत से लेकर अब तक। इन्होंने इस तरह हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया 5 भागों में। लगभग इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही आधार बनाया। जैसे कि हम देख लेते हैं आदिकाल, जो इन्होंने आदिकाल की समय सीमा रखी, तो इन्होंने संधि काल और चारण काल 2 भागों में बांट दिया आदिकाल को। ये एक तरह से आदिकाल ही है इनके अनुसार। इन्होंने 1050 से लेकर 1375 तक समय सीमा आदिकाल की रखी, तो इन्होंने 750 से लेकर 1375 तक 2 भागों में बांट दिया आदिकाल और संधि काल, चारण काल। संधि काल और चारण काल, आदिकाल को 2 भागों में बांटकर इन्होंने काल विभाजन किया। इसके बाद इन्होंने भक्ति काल की समय सीमा 1375 और 1700 विक्रम संवत माना। तो जिस तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी भक्ति काल की 1375 से 1700 विक्रमी संवत। इसी प्रकार इन्होंने रीति काल की 1700 विक्रमी संवत से 1900 माना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी 1700 और 1900 विक्रमी संवत माना। इसी प्रकार इन्होंने आधुनिक काल 1900 से लेकर अब तक, इन्होंने भी 1900 से लेकर अब तक लगभग इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही आधार मानकर अपने काल विभाजन किया। अब बात उठती है, जिस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे साहित्यकार की भी आलोचकों ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे आलोचकों ने आलोचना की, तो इनके डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा दिए गए हिंदी साहित्य के काल विभाजन की भी आलोचना करनी जाहिर सी बात है। जैसे कि आलोचकों ने इनका जो ये संधि काल है ना, इनकी आलोचना करते हुए कहा कि इन्होंने 750 ईस्वी से संधि विक्रमी संवत से संधि काल की शुरुआत की है, जो कि 750 विक्रमी संवत के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाएं शामिल हैं। तो हिंदी की रचनाएं इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। अपभ्रंश की रचनाओं को इन्होंने अपने इतने साहित्य के इतिहास ग्रंथ में रखा है, इसलिए इनकी आलोचना की गई। परंतु रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश की रचनाओं को अलग रखा है। इन्होंने 1050 से माना है ना, इसलिए। तो दूसरा कारण आलोचकों ने क्या बताया, जो चारण काल इन्होंने जो नाम दिया वो वीर गाथा काल का ही नाम है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसकी कड़ी आलोचना की थी कि वीर गाथा की जो वीरता की रचनाएं हैं उनकी ऐतिहासिकता पर संदेह उठाया था और उन्होंने प्रमाणिक नहीं मानी थी। जैसे कि उन रचनाओं को उन्होंने आधारहीन बताया था। इसी तरह अगर वीर गाथा काल उचित नहीं है तो चारण काल कैसे उचित होगा। अगर आलोचकों ने वीर गाथा काल को उचित नहीं ठहराया तो चारण काल भी उचित नहीं है, क्योंकि वीर गाथा काल, वीरता की जो रचनाएं लिखी जाती हैं वो चारण कवियों द्वारा ही लिखी जाती है। वीरता की जो रचनाएं लिखने वाले कवि हुए उन्हीं को चारण कहा गया, इसीलिए इस नाम को भी मान्य नहीं ठहराया। इस प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा के जो साहित्य का काल विभाजन किया था उसकी भी आलोचना की गई। अगली क्लास में हम करेंगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अन्य जो भी हमारे साहित्यकार बचे हुए हैं काल विभाजन के अनुसार, हम मुख्य साहित्यकारों को करेंगे।
और साथ साथ हम इन सब की जो भी क्लास यहाँ पर हो रही है हमारे साथ, उनके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि बार बार रिवीजन भी हो जाए बुक के माध्यम से। तो हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहना, वीडियो सब्सक्राइब करना और चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।